पूरा देश कह रहा है अब की बार ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के परे कर देंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। यहाँ भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। देखो सुनो जानो से मैं हूं फैसल उड़ाइच। दोस्तों, दुनिया की आधी आबादी इस साल वोट करेगी और अगले कई बरस के लिए लीडर्स मुंतखब करेगी। इसीलिए इस साल को 2024 को तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन ईयर कहा जा रहा है। 2024 के आखिर में तकरीबन 25 ममालिक में इलेक्शंस हो चुके होंगे। टॉप सीट के लिए मुकाबला फाइनल हो चुका होगा। इन ममालिक में जो खास तौर पर अहम ममालिक हैं उनमें अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, ताइवान, अल्जीरिया, यूके, ईरान, मेक्सिको, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और इंडिया शामिल हैं। ये वो ममालिक हैं जहां लीडर्स का फैसला होगा और इनमें से चंद एक में इंक्लूडिंग पाकिस्तान फैसला हो भी चुका है। दूसरे अल्फाज में 31 दिसंबर 2024 के दिन एक अच्छा एनालिस्ट ये बता सकेगा कि दुनिया क्या रुख इख्तियार करने वाली है। इन इलेक्शंस में सबसे बड़ी इलेक्शन एक्सरसाइज इंडिया में हो रही है और यही हमारी इस वीडियो का मौजू है। साथियों, इंडिया वोटर्स की तादाद के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। इंडियन इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस साल रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 98 करोड़ 60 लाख से कुछ ऊपर है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक और रूस की कुल आबादी से भी ज्यादा बनती है। वो इस तरह के अमेरिका की 33 करोड़ आबादी, यूरोपीय यूनियन के 27 ममालिक की 44 करोड़ आबादी और रूस की कुल 14 करोड़ आबादी जमा भी कर ली जाए, इसे कंबाइन भी कर लिया जाए तो 92 करोड़ बनती है। जबकि सिर्फ इंडियन रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद आप जान चुके हैं कि 98 करोड़ 98 करोड़ 60 लाख से ज्यादा है। इस अजीमुशान नंबर को मैनेज करने के लिए जाहिर है बहुत ही बड़ी और अजीमुशान एक्सरसाइज भी चाहिए। और ये एक्सरसाइज सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट करवाने में, वोटिंग करवाने के लिए 7 स्टेप्स से गुजरती है। वोटिंग से नताइज के ऐलान तक 1 महीने से ज्यादा का वक्त दरकार होता है। ज्यादातर ममालिक में जिस दिन इलेक्शन होता है उसी रोज शाम को या अगले दिन नताइज आना शुरू हो जाते हैं, मगर इंडिया में ऐसा नहीं होता। 2024 के इंडियन इलेक्शंस के लिए पहला मरहला 19 अप्रैल से शुरू हो चुका है और आखिरी मरहला 1 जून को होगा। वोटिंग के लिए पूरे मुल्क को 7 हिस्सों में 7 जोन्स में तकसीम किया गया है। हर मरहले में मुकर्ररा तारीख पर एक हिस्से में वोट कास्ट होंगे, लेकिन नताइज आखिरी 7वें हिस्से में इलेक्शन मुकम्मल होने तक अनाउंस नहीं किए जाएंगे। इस 1 महीने में भारत की 28 रियासतों और 8 यूनियन टेरिटरीज के 98 करोड़ वोटर्स वोट कास्ट कर सकेंगे। इंडियन इलेक्शंस चूंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के जरिए होते हैं, ई इलेक्शंस होते हैं, इसलिए इन तमाम लोगों को वोटिंग मशीन्स तक आसान रसाई के लिए असूल बनाया गया है कि कोई पोलिंग स्टेशन वोटर की लोकेशन से 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होगा। इसके लिए 55 लाख 5.5 मिलियन ई मशीन्स हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ों से सेंट्रल स्टेट्स के जंगलात तक 10 लाख पोलिंग स्टेशंस की सूरत में पहुंचा दी गई हैं। इन तमाम स्टेशंस में बिजली और नेटवर्किंग का मुस्तकिल बंदोबस्त रखा जाता है कि इस दौरान इलेक्शन में कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए, वोटिंग के दौरान बिजली का कोई मसला ना खड़ा हो जाए। इन 10 लाख पोलिंग स्टेशंस पर इलेक्शन कमीशन का 1 करोड़ 50 लाख अफराद पर मुश्तमिल स्टाफ अमला ड्यूटी देता है। इस 1.5 करोड़ के इलेक्शन स्टाफ को इंडिया के तूलो अर्ज में 3200 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ और 2900 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट में पहुंचाया जाता है। इसके लिए गाड़ियां, रेलगाड़ियां, कश्तियां, ऊंट और हेलीकॉप्टर्स तक इस्तेमाल किए जाते हैं। 2022 के स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस में हिमाचल प्रदेश के एक गांव ताशीगंज में पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। ये गांव सतह समंदर से 15,000 फीट यानी 4,650 मीटर की बुलंदी पर वाक़या था। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के एक दूर दराज गांव में भी एक पोलिंग स्टेशन उस गांव की सिर्फ एक खातून वोटर के लिए भी कायम किया गया। उस गांव में उस खातून के अलावा कोई रजिस्टर वोटर नहीं था। हम लाइटर मूड में कह सकते हैं कि इस एक खातून ने पूरे गांव का फैसला किया। पहाड़ों और ऑलमोस्ट वैरान जगहों के अलावा सेंट्रल इंडिया के जंगलात में भी जो छोटी छोटी आबादियां हैं या जहां सिर्फ जंगली जानवरों की हिफाजत के लिए वाइल्ड लाइफ का अमला मौजूद होता है, उसके लिए भी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। इनमें केरला की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक अहम पॉइंट है। इतने ढेर सारे इंतजामात के लिए भारतीय इलेक्शन को बहुत ज्यादा खुद मुख्तार बनाया गया है। वो अपने बजट की तफसीलात पार्लियामेंट में पेश करने के पाबंद हैं, लेकिन कोई फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकता कि वो अखराजात का इंतजाम कैसे और कहाँ करें, क्योंकि अपने वोटर साइज की तरह इंडियन इलेक्शन कमीशन का बजट भी बेहद ज्यादा है। अमेरिका के बाद ये दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन होता है।
अभी के इलेक्शंस पर कितना खर्च उठा है इसका अंदाजा तो इन इंतखाबात के महीनों बाद मुकम्मल तौर पर होगा, लेकिन इससे पिछले इलेक्शन 2019 में कुल मिलाकर 8.6 अरब डॉलर्स 8.6 बिलियन डॉलर्स खर्च हुए थे, जबकि इससे अगले साल 2020 के अमेरिकी इलेक्शन में जिसमें जो बाइडेन जीते थे उसमें 14 अरब डॉलर 14 बिलियन डॉलर्स के अखराजात हुए थे। तो ऐसा है कि इस बार अमेरिका और इंडिया दोनों के इलेक्शन अखराजात पहले से बढ़ जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ वोटर्स और वसाइल दोनों में खासा इजाफा हुआ है। साथियों, इंडिया में इस बार 2700 सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 70 के करीब कौमी सतह की पार्टीज हैं। इन सब के लिए इंतखाबी निशानात अलाट करना भी एक चैलेंज होता है। क्यों चैलेंज होता है? इसकी दो वजह हैं। एक तो ये कि इंडिया की 25% आबादी यानी 34 करोड़ 340 मिलियन पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ऐसे निशानात नहीं अलाट हो सकते जिन्हें एक कम पढ़ा लिखा शख्स या अनपढ़ शख्स समझ ना सके, क्योंकि वो इंतखाबी निशान के सामने लिखा हुआ टेक्स्ट भी नहीं पढ़ सकेगा। इसलिए बहुत ही वाज़ेह तौर पर अलग अलग इलेक्शन सिंबल्स होने चाहिए। दूसरी वजह यह है कि 30 साल से भारतीय इलेक्शन कमीशन में इत्तेफाक है कि इंसानी जिस्म के हिस्सों और जानवरों के इंतखाबी निशानात नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि एक में जिस्म की नुमाइश और दूसरे में जानवरों को जलसों में ले आने की रवायत जन्म ले चुकी थी। लेकिन इस इत्तेफाक में 2-3 एक्सेप्शंस हैं। एक कांग्रेस है जिसका 50 साल से इंतखाबी निशान हथेली है, इसे नहीं बदला गया। दूसरी एक्सेप्शन जो है वो जानवर के निशान की है, जिसे 2 पुरानी जमातों के पास रहने दिया गया है। एक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के पास शेर का इंतखाबी निशान है और बहुजन समाज पार्टी को भी हाथी मुस्तकिल अलॉट हो चुका है। लेकिन इन दोनों जमातों पर भी पाबंदी है कि वो इन जानवरों को, हकीकी जानवरों को इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंडिया में इलेक्शन सिंबल्स बाज़ औक़ात हसास और दिलचस्प सूरत हाल भी पैदा कर देते हैं। जैसा कि एक बार कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट की कि मध्य प्रदेश में कंवल के फूलों वाले तालाब को कवर कर दिया जाए ताकि बीजेपी इसे अपनी इलेक्शन मुहिम में इस्तेमाल न कर सके, क्योंकि उनका निशान कमल का फूल है। क्षेत्र में तालाब भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमल के फूल लगाए हैं, उसको शीघ्र ही ढका जाए। इस तजवीज़ को इलेक्शन कमीशन ने बिला जवाज करार दिया और एक कमीशन मेंबर ने ये तक भपती कसी कि इस तरह तो नॉर्मल हैंडशेक हाथ मिलाना भी बैन कर दिया जाना चाहिए कि ये कांग्रेस की पब्लिसिटी का बायस बन सकता है, क्योंकि उनका निशान हथेली। Will you cover every citizen's hand? 1 जून तक 7 मरहलों में भारत के 98 करोड़ से ज्यादा वोटर्स 543 लोकसभा सीट्स पर अपनी राय दे चुके होंगे शाम तक। इन 543 सीट्स में से 543 सीट्स में से जो पार्टी या अलायंस आधे से ज्यादा सीट्स लेगी, लीडर ऑफ द हाउस यानी प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम, उसका बनेगा। 543 का हाफ 271.5 बनता है। तो जो पार्टी भी इंडिया में 272 सीट्स जीतेगी, उसका रुकन 5 साल के लिए भारतीय प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो जाएगा। भारत में होने वाले एक हालिया सर्वे के मुताबिक भारतीय शहरी बीजेपी और उसके लीडर नरेंद्र मोदी को इंडोर्स करते हैं, उन्हें ही वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये तारीख में दूसरी बार होगा कि कोई लीडर मुसलसल 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि इंडिया में हिंदू नेशनलिज्म के नाम पर किसी लीडर और किसी जमात ने लगातार ये कामयाबी हासिल की। इससे पहले भारत की मकबूल जमात कांग्रेस थी, जो कि सेकुलर वैल्यूज पर खड़ी थी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सेकुलर ही है। लेकिन बीजेपी के मुखालफीन इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी इलेक्शन जीतकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहती है, उसको मजहबी करना चाहती है। इस बारे में बीजेपी के लीडर्स वाज़ेह तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन अपने जलसों में हिंदू राज के नारे जरूर लगाते हैं। फिर नरेंद्र मोदी का बतौर वज़ीर आज़म अयोध्या मंदिर का इफ्तिताह करना, वहाँ एक पंडित बन जाना और तमाम रसूमात की वीडियो कवरेज होने देना साफ बता रहा है कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व पॉलिसी पर गामजन हैं और भारत के 80% से ज़्यादा वोटर्स जो कि हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दरअसल उन्हें ही अपील कर रहे हैं, अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। फिर नरेंद्र मोदी कई जलसों में हिंदुत्व को खुश करने के लिए भारतीय मुसलमानों के खिलाफ सख्त बयानात भी देते हैं, जैसा कि उन्हें ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले या बाहर से आने वाले कहते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। अभी सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन के 4 मरहले मुकम्मल होने पर अपने जलसों में कुछ नर्वस नजर आ रहे हैं। शायद इसकी वजह यह है कि उनका नारा अब की बार 400 पार उन्हें पूरा होता नजर नहीं आ रहा।
400 पार का नारा वो इसलिए लगाते हैं कि पिछले लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी ने 303 सीट्स हासिल की थी। अब के वो 543 में से 400 सीट हासिल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही बदलना चाहते हैं, ऐसा उन पर इल्जाम है जिसकी बीजेपी तरदीद करती है। लेकिन अभी इंडियन इलेक्शन में एक अहम मोड़ ऐसा आ गया है जिससे नरेंद्र मोदी के 400 पार के नारे को काफी ठेस भी पहुंची है। ये मोड़ है नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े 2 राइवल्स में से एक जो जेल में था, उसे इलेक्शन मुहिम के लिए रिहा कर दिया गया है। 2 राइवल्स में से एक राहुल गांधी तो पहले ही कैंपेन कर रहे थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सरबराह जो जेल में थे, उन्हें भी रिहा कर दिया गया है। कुछ भारतीय तज्जिया निगार कहते हैं कि उन्हें सिर्फ सियासी बुनियादों पर निशाना बनाया गया था और वो जेल में थे, लेकिन जो भी था वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक्टिव मुहिम नहीं कर सकते थे जेल में रहते हुए। अब वो जेल से बाहर हमदर्दी के वोट बैंक के साथ एक अच्छी मुहिम चलाने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि इंडियन अर्बन क्लास, जिसके के वो हीरो हैं, वो भी उनके साथ मिलकर एक तब्दीली ला सकती है। क्योंकि दिल्ली के वजीर आला के तौर पर उन्होंने बहुत सी कामयाबियां समेटी थी और बहुत नाम कमाया था। वो राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के अलायंस इंडिया का भी हिस्सा हैं। इंडिया एक्रोनिम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस का। इस अलायंस में 28 छोटी बड़ी जमातें शामिल हैं जिन्हें कांग्रेस लीड कर रही है। इसमें लालू प्रसाद की राष्ट्रीय जनता दल है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, कश्मीर की सियासी जमातें हैं, कम्युनिस्ट पार्टीज हैं और तमिल की डीएमके जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है अपने इलाके की, वो भी इसी अलायंस में शामिल है। यानी सेंट्रल इंडिया को छोड़कर साउथ और ईस्ट और वेस्ट की भी, यानी कश्मीर की भी बहुत सी जमातें इस कांग्रेस लेड अलायंस में शामिल हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि बीजेपी के 400 सीट्स जीतने के ख्वाब में एक बड़ी रुकावट इस वक्त आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल की रिहाई की सूरत में सामने आई है। ये पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर 46 सीट्स पर पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में कंटेस्ट कर रही है, जहां के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की काफ़ी मकबूलियत पहले से पाई जाती है। इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे तो इसके बारे में पता चलेगा कि इनकी रिहाई ने कितना असर दिखाया। साथियों, पिछले इंडियन इलेक्शन में कांग्रेस और उनके लीडर राहुल गांधी को बहुत शर्मिंदगी उठाना पड़ी थी, जब 543 में से वो सिर्फ 51 सीट्स ही जीत पाए थे। हाँ, उनके अलायंस ने 167 सीट्स ले ली थी, लेकिन जवाब में बीजेपी के अलायंस ने लोकसभा में 342 सीट्स जीती थी। अगर ये सीट्स 360 होती तो 1/3 नंबर्स के साथ बीजेपी कम से कम लोकसभा में इतने नंबर रखती थी जितने आइन में तब्दीली के लिए इस हाउस में चाहिए। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान की तरह इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली के लिए, अमेंडमेंट के लिए अपर और लोअर हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। इन दोनों हाउसेस में ये मेजोरिटी होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली हो सकेगी। बाय द वे, अब तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट्स तब्दीलियां हो चुकी हैं। नरेंद्र मोदी इसमें 107वीं तब्दीली भी करने की तैयारी कर रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलर के लफ्ज़ को निकाल दिया जाए, इतने वोट अगर वो ले पाए। इंडियन इलेक्शन एक्सपर्ट्स की अगर बात सुने तो वो कहते हैं कि ऐसा बहुत मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी 400 या इससे ज़्यादा वोट ले पाए। साथियों, इंडियन इलेक्शंस और इसके बाद की सूरत हाल पर हम आपके सामने और भी वीडियो लेकर आते रहेंगे। पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक तफसीली डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ हमने बनाई है और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पर भी एक मिनी डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ हमने बना रखी है। ये दोनों सीरीज़ अगर आपने नहीं देखी तो आप इस और इस प्लेलिस्ट पर टच कर सकते हैं। यहाँ देखिए मुसोलिनी की बायोग्राफी और जानिए कि जब कोई कौम पर्सनैलिटी कल्ट का शिकार हो जाती है तो वो किस तबाही से गुजरती है।